हेलो स्टूडेंट्स, आज हम छठी कक्षा के पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। भोजन यह कहाँ से आता है। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, हम भोजन क्यों खाते हैं, क्योंकि भोजन खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर के विभिन्न भागों को भोजन की आवश्यकता रहती है। लेकिन ये भोजन हमें मिलता कहाँ से है। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि भोजन कहाँ से आता है। तो हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। अगर आप अपने दोस्तों से या स्वयं से पूछें तो आपने सुबह अलग तरह का भोजन खाया था, दोपहर को अलग तरह का भोजन खाया था और शाम के समय आप अलग तरह का भोजन करते हैं। अब हम यहाँ अगर देखें तो अलग अलग भोजन को बनाने के लिए अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता रहती है। जैसे कि अगर आप एक चावल को ले लें, क्या उबले हुए चावल जब खाते हैं तो इसके लिए हमें दो तरह के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता रहती है। एक होता है कच्चा चावल और पानी, जिसमें हम उबालते हैं, इसे तैयार करते हैं। हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता हुई, कच्चा चावल और जल। इसी तरह यदि आप सब्जी बना रहे हैं, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों की, नमक, मसाला और तेल आदि की आवश्यकता रहती है। तो इस तरह जो भोजन हम खाते हैं, हमें उसके लिए कुछ संघटक चाहिए होते हैं। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी के लिए आपको क्या चाहिए। अगर आप रोटी या चपाती बनाते हैं तो इसके लिए आपको आटा और जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यदि आप दाल बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कच्ची दाल और जल और नमक और तेल और घी और मसाले। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए हमें कुछ कच्ची सामग्रियां चाहिए। जैसे कि अगर आप खीर बनाना चाहते हैं तो आपको चावल और दूध चाहिए। इसी तरह से यदि आप मांस बनाना चाहते हैं, ये मांस के संबंध कोई भोजन बना रहे हैं तो आपको मांस और अन्य सामग्री चाहिए। यदि आप अंडों से ऑमलेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको अंडे चाहिए और अन्य मसाले चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए कच्ची सामग्री चाहिए। ये कच्ची सामग्री हमें कहां से प्राप्त होती है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि हमें खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए वो हमें मिलती कहां से है। यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। तो हम देखते हैं कि जब हम एक खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कि चावल या सब्जी या कुछ भी खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, वो हमें कहां से मिलता है। तो खाद्य सामग्री के स्रोत क्या हैं, यहां हम ये पढ़ेंगे। अगर हम गेहूं या चावल को देखें, जो हमारे खाने का मुख्य हिस्सा है, ये हमें कहां से मिलता है। गेहूं के खेत, आपने पौधों को देखा होगा, फसलें उगाई रहती हैं खेतों में, आपने उन पर जरूर ध्यान दिया होगा। इस तरह से आप खेत में गए होंगे तो आपको गेहूं कटाई होती, गेहूं की फसलें लगी हुई आपने देखी होंगी। चावल की फसलें आपको देखा होगा उगाते हुए, धान जिसे हम बोलते हैं, वो लगाते हुए देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि अंडे जैसे कि आपको मुर्गियों से मिलते हैं, ये आपको पता होगा, और भी बहुत से पक्षियों से हमें अंडे मिलते हैं। इसी तरह से तो अगर हम अपने खाद्य सामग्री को मुख्य रूप से बांटें तो हमें खाद्य संघटक दो तरह से प्राप्त होते हैं, एक पौधों से और दूसरे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो पौधों से और जंतुओं से दो तरह से हमें खाद्य व्यंजन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यदि हम एक मुख्य रूप से बांट लें तो आपने अभी तक जो देखा है कि हमारे पास जो भी हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं उसके लिए हमें संघटक चाहिए, और संघटक हमें मिलते किससे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम इडली बना रहे हैं तो इडली हमें कहां से मिलती है। इडली बनेगी चावल से। चावल हमें किससे मिलेगा, पौधे से, ठीक है। या फिर उड़द की दाल से बन सकती है, तो उड़द की दाल हमें किससे मिलेगी, वो भी पौधों से मिलेगी। नमक जो कि मसाले के रूप में उपयोग होता है, तो नमक जो है हमें वो जल से निकालते हैं हम, और जल, ठीक है। तो ये सब हमें कच्ची सामग्री के रूप में चाहिए। अगर कोई चिकन करी बना रहा है तो उसके लिए चिकन चाहिए। चिकन किससे मिलेगा, जंतुओं से मिलेगा, मुर्गी आदि से मिलेगा। मसाला विभिन्न प्रकार के पौधों से प्राप्त होगा।
तेल हमें पौधों से मिलता है, और घी, जिसे हम अगर हम देसी घी का उपयोग कर रहे हैं, तो मक्खन का उपयोग कर रहे हैं, तो वो हमें जंतुओं से मिलेगा। जबकि यदि हम वनस्पति घी का उपयोग कर रहे हैं तो वनस्पति घी जो है वो तेल से ही बनता है। तो इस तरह से अगर हम जंतु वाला खाद्य पदार्थ बना रहे हैं तो हमें कुछ पदार्थ जंतुओं से मिल रहे हैं संघटक के रूप में, और कुछ पौधों से मिल रहे हैं। इसी प्रकार से यदि आप खीर बनाना चाह रहे हैं तो खीर बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? बिल्कुल दूध चाहिए हमें। और दूध किससे मिलता है? जंतु से मिलता है। दूध जंतु से मिलता है। चावल हमें पौधों से मिलते हैं। तो इस तरह से हम जब भी कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं, खाद्य व्यंजन बनाते हैं, तो उसके संघटक दो होते हैं, एक पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं और दूसरा जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। तो हमें या तो पौधों से प्राप्त होगा या खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होगा। अब जंतु से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, अगर आप इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो पौधों से तो हमें बहुत प्रकार की चीजें मिलती हैं, लेकिन जंतुओं से हमें क्या मिलता है? जंतुओं से हमें मिलता है दूध, मांस, अंडे या अन्य और बहुत से जंतु उत्पाद। गाय, भैंस, भेड़ ये हमें दूध देती हैं, तो इसलिए दूध भी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। और दूध से बनने वाला मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग ये सब संसार के प्रत्येक भाग में हो रहा है। ये हमें किससे प्राप्त हो रहा है? जंतुओं से। तो दूध हमें किससे मिला? जंतुओं से। जबकि अन्न, सब्जी और फल इत्यादि ये पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य संघटक हैं। तो खाद्य संघटक हमें दो चीजों से मिले, एक पौधों से और दूसरे जंतुओं से। तो अनाज, दालें, सब्जियां, फल, मसाले, तेल ये हमें किससे प्राप्त हुआ है? जी हां, ये हमें प्राप्त हुआ है पौधों से। सभी कुछ ये पौधों से प्राप्त हुआ है। जबकि दूध, मांस, अंडे, शहद और दूध, घी, पनीर, क्रीम, दही ये सब हमें किससे मिल रहा है? जंतुओं से प्राप्त होता है। तो पौधों के रूप में अगर हम ये पढ़ें कि क्या हम पौधे के सभी भागों को खा सकते हैं? नहीं, हम पौधे के सभी भागों को नहीं खा सकते। तो इसके बारे में एक बार अध्ययन करें। पौधे के रूप में आप पौधे के किस भाग को खा रहे हैं? भोजन के रूप में आप पौधे के किस भाग को खा रहे हैं, इसके बारे में हम देखें तो पौधे क्योंकि भोजन का हमारा मुख्य स्रोत है, तो कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में हम खाते हैं, जैसे कि सेब, अमरूद, आम। कभी हम जड़ जैसे कि मूली या गाजर, कभी कभी हम तना खाते हैं जैसे कि आलू। जी हां, आलू पौधे का तना होता है। और कभी कभी हम पुष्प खाते हैं, जैसे कि आपने फूल गोभी खाई होगी, इसी तरह से आपने कुछ और पुष्पों को भी खाया होगा। अब यहां देखिए, कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? तो यदि नहीं तो अपनी माता से आग्रह करिए कि वो आपको ऐसा बनाकर खिलाएं। लेकिन इसमें हम क्या खा रहे हैं? फूल खा रहे हैं। ठीक है। तो पौधे के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। यहां नीचे जड़ें, उसके बाद ये लंबे वाला हिस्सा तना, पत्तियां, फूल और फल। तो हमारे पास पौधे के कुल 5 भाग रहते हैं, जड़ें, तना, पत्ती, फूल और फल। तो इन सभी भागों को हम अलग अलग पौधे के सभी भागों को खाते हैं। लेकिन क्या एक ही पौधे के सभी भाग को खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अलग अलग पौधे के अलग अलग भागों को खाते हैं। जैसे कि अगर हम यहां उदाहरण लें तो ऐसा भी हो सकता है कुछ पौधे के हम 2 या 2 से ज्यादा भाग खा रहे हों। अगर हम नीचे सारणी को देखें तो सारणी में हम क्या पाएंगे कि हम किस पौधे का क्या भाग खा रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है। आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं अपनी किताब में। तो यहां अगर हम देखें, अगर हम बैंगन का भरता खा रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से हमने क्या लिया है? बैंगन लिया है। तो बैंगन के लिए हम क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं। बैंगन एक फल है। इसके लिए हमने मिर्च मसाले लिए हैं, तो मिर्च मसाले भी अलग अलग पौधों के फल होते हैं। इसके लिए हमने तेल लिया है।
तेल हमें पौधों से, तेल मूंगफली से मिल सकता है, तेल सरसों का हो सकता है, तेल सोयाबीन का हो सकता है, या किसी अन्य पौधे का भी हो सकता है। तो तेल किससे मिला? पौधे के बीज से निकाला गया, पौधे के बीज से निकाला गया। और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप खीर खा रहे हैं तो खीर किससे बनी? चावल से। चावल किससे मिला? पौधे के कौन से भाग से मिलता है? बीज है, चावल पौधे का बीज है। आप रोटी खाते हैं रोज, तो रोटी आपको किससे मिलती है? रोटी बनती है गेहूं से, है ना? तो गेहूं किससे मिलती है? गेहूं पौधे का बीज होता है। ठीक है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमें पौधे के सभी भागों को खाना चाहिए? क्या हमें सभी पौधों को खा सकते हैं? नहीं, हमें सभी पौधों को खाकर नहीं देखना चाहिए कि वो खाने योग्य है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी पौधे जहरीले हो सकते हैं। देखिए आपकी किताब में जो बूझो है वो पहेली को मना कर रहा है कि वो सब पौधे ना खाए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है? इससे विषैले हो सकते हैं कुछ पौधे। कभी कभी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके खाने से आपको विषैला प्रभाव हो सकता है और आपको हानि हो सकती है। ठीक है, तो अगला हिस्सा हम जो पढ़ेंगे वो है अंकुरण। मूंग चने के कुछ सूखे बीज लेकर आप उन्हें यदि जल से भरे हुए एक पात्र में डाल दें और एक दिन के लिए छोड़ दें और अगले दिन निकालकर उन गीले बीजों को एक गिलास में रहने दें, उन्हें गीले कपड़े से लपेट कर रख दें, तो आप क्या देखेंगे? उनमें छोटी छोटी सफेद सफेद संरचनाएं निकल जाएंगी, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ एक और चित्र है जिसमें ऐसा दिखाया गया है। ये देखिए, ऐसी सफेद सफेद संरचनाएं निकल जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं अंकुर। और इस प्रक्रिया को, बीज से अंकुर निकलने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं कि अंकुरण क्या है? बीज से अंकुर निकलने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। तो आपने अगर अंकुरित भोजन खाया है तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं खाया तो आप उसे खाकर देखिए। अंकुरित भोजन जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन अंकुरित खानों से बनाए जा सकते हैं। तो भोजन को अंकुरित क्यों करते हैं? उसमें अंकुर निकल आते हैं तो वो अधिक पौष्टिक रहते हैं। ठीक है, तो अंकुरण क्या है? बीजों से अंकुर निकलने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम अब पढ़ेंगे शहद के बारे में। शहद कहां से आता है? हम अभी जानते हैं कि शहद तो मधुमक्खियां बनाती है, पर मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है? यदि नहीं तो हम यहां अब पढ़ेंगे शहद कहां से आता है या कैसे बनता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा? मधुमक्खी के छत्तों पर बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं, बहुत सारी। लेकिन ये मधुमक्खियां शहद लाती कहां से, कैसे बनाती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं, बिल्कुल मीठा रस। आपने फूलों पर कभी कभी देखा होगा, ढेर सारी मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं फूलों की ओर। क्यों जाती हैं? फूलों के निचले हिस्सों में मकरंद रहता है, मीठा रस रहता है, वे इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। तो असल में मधुमक्खियां शहद बनाती नहीं हैं, मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मधुमक्खियां फूलों से लाकर शहद इकट्ठा कर रही हैं तो वो छत्ते में इतना सारा शहद इकट्ठा क्यों कर रही हैं? फूल, अब आप क्या सारा साल फूल खिलते हैं? नहीं, तो फूल तो कुछ अलग मौसम में खिलते हैं। तो फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां एक मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, इस मकरंद को अपने छत्ते में भर लेती हैं ताकि साल के उन हिस्सों में जब फूल नहीं रहते हैं तो वो इस शहद को खाकर अपना काम चला लेती हैं। तो इसे पूरा साल उपयोग करना होता है। फूल तो बहुत थोड़े से दिन खिलेंगे और मधुमक्खियों को शहद चाहिए पूरा का पूरा साल, तो वो बहुत सारा मकरंद इकट्ठा करके अपने छत्तों में भर लेती हैं। तो आपने देखा कि मधुमक्खियां शहद बनाती नहीं हैं बल्कि शहद को इकट्ठा करती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकें। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खियों के द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो शहद जो हम खाते हैं वो मधुमक्खियों ने अपने अगले समय के लिए भंडारित कर रखा है। अब जंतु क्या खाते हैं? यदि इस पर हम बात करें कि क्या सभी जंतु एक ही तरह का भोजन करते हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। अगर हम जंतुओं को भोजन के खाने के हिसाब से बांटें तो वो 3 तरह के होते हैं। एक,
जो केवल पौधों से मिलने वाला भोजन खाते हैं, इन जंतुओं को हम कहते हैं शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु कौन से जंतु हैं? वे जंतु जो केवल पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन खाते हैं। ठीक है, तो वे जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जो केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। तो जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं इन प्राणियों को कहते हैं मांसाहारी जंतु। यानी कि वो जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु। लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी जंतु। तो सर्वाहारी जंतु कौन से हैं? वो जंतु जो पादप भी खाते हैं, पौधों के पदार्थ भी खाते हैं और साथ साथ वो खाद्य भी खाते हैं जो उन्हें जंतुओं से मांस भी खाते हैं। अब हम यहां 3 उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण हमारे पास क्या है? गाय। अब गाय क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो आप जानते ही हैं, गाय तो केवल घास खाती है, तो वो एक शाकाहारी जंतु है। और शेर क्या है? शेर केवल मांस खाता है, तो शेर मांसाहारी जंतु है। लेकिन कौवे की अगर बात करें तो कौवा क्या करता है? कौवा मांस भी खाता है और साथ साथ पादप उत्पाद भी खाता है। कौवा तो आपकी रोटियां भी खा जाता है, कौवा आपके आसपास खाद्य सामग्री भी खा जाता है और कौवा चूहों को भी खा जाता है। तो कौवा मांस भी खाता है और कौवा आपके पादप उत्पाद भी खाता है, इसलिए वो एक सर्वाहारी जंतु है। इसी प्रकार से यदि हम भेड़ की बात करें तो भेड़ क्या है? भेड़ एक शाकाहारी जंतु है क्योंकि वो केवल घास खाती है। शेर के साथ अगर हम बाघ की बात करें तो बाघ क्या है? बाघ भी एक मांसाहारी जंतु है क्योंकि वो केवल मांस खाता है। और कोई सर्वाहारी जंतु? बिल्कुल, बिल्ली। बिल्ली एक सर्वाहारी जंतु है। बिल्ली क्या नहीं खाती? बिल्ली मांस भी खा लेती है और बिल्ली तो बिल्कुल पौधों से प्राप्त वस्तुएं भी खा लेती है। तो बिल्ली आपकी रोटी भी खा लेती है ना, और बिल्ली आपके दूध भी पी लेती है। तो बिल्ली एक सर्वाहारी जंतु है। इसी प्रकार से और कोई सर्वाहारी जंतु की अगर हम बात करें तो कुत्ता। कुत्ता भी एक सर्वाहारी जंतु है। कुत्ता भी दोनों प्रकार के भोजन कर लेता है, पादपों को भोजन कर लेता है और साथ साथ जी मांस भी खा लेता है। तो कुत्ता एक सर्वाहारी जंतु है। तो हम जानते हैं हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तो हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। सभी को भोजन मिलना जरूरी है। यदि पर्याप्त भोजन नहीं होगा बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने पड़ेंगे जिनसे हम हर आदमी को आसानी से भोजन उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था कर सकें। आप चाहते हैं ना कि सबको भोजन मिले। तो इसके साथ ही आज का लेसन हम यही खत्म करते हैं। अगली बार अगले लेसन के साथ, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर